मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जी जी, बाकी वो शायद आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में इस पर बात की थी कि वो जी जी नाकाम जी हो गए हैं। जी 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 बिल्कुल, मैंने रात को देखी थी। लेकिन जी मैं, इमरान खान रियाज ने कल एक अपना वो लगाया था यूट्यूब पे कि प्रीमियर करेगा आज वो 4 बजे, कोई जी अहम बात करेगा, कोई चीफ सीक्रेट करेगा। मैंने वो नहीं देखी। मैंने कहा आप यकीनन अपडेट होंगे। तो आगे क्या देख रहे हैं आप इन हालात को आने वाले दिनों में? देखें, अभी आपने देखा होगा, ये भी आपको पता चला होगा कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सालसी की जो है वो ऑफर की, वो भी चाइना ने कहा जी कि नहीं, ये हमारा इंटरनल मैटर है जी और हमें आपकी कोई सालसी नहीं चाहिए। एक तो ये है कि इसका मतलब है कि चाइना सीरियस है इस मामले में। जब जी आपने किसी से तस्फिया हल करना हो ना फौरी तौर पे कि ठीक है यार, जहां आ गए अपना, हमने पॉइंट इस्टेब्लिश कर दिया है, जी अब हम इस मसले को बस हल कर लेते हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है, आपको पता है चाइना का यही चलता आ रहा है कि पिछले जी 30-35 साल से चाइना ने एक पुरअमन अपने आप की तामीर की है अपने मुल्क की। जी बड़ी बड़ी जंगों में वो नहीं पड़े, मतलब अवॉइड करते हैं। चाइना, इंडिया से उनकी जी ठुक तक तो चलती रही, जी लेकिन किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ वो नहीं गए हैं। जी लेकिन अभी उनकी, आपको पता है कि आर्मी की भी मूवमेंट चल रही है उस तरफ। वो अपने जो है वो हैवी मशीनरी, जो असला है उनका, उसको लेकर आ रहे हैं। आर्टिलरी वहां उनकी सब इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपको जी पता है चाइनीज मीडिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो वहां से एग्जैक्ट 100% रिपोर्ट आना जरा मुश्किल होता है। जी जी चाइना में काफी कंट्रोल रहता है सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद देखें कि जो आ रही रिपोर्ट्स, मतलब ये है कि चाइना मीन्स बिजनेस। और मैं चाइना में। बार बार, मेरी ये राय है, जी गलत हो सकती है, बड़े इसमें एक्सपर्ट हैं जो ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। मैं जितना स्टडी करता हूँ ना इंटरनेशनल इन कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को, जी कि जी चाइना का अपना तो मसला है ही वहां पे। वो लद्दाख में अमेरिकी बेस अगर इंडिया देना चाहता है, या इंडिया वहां पे अपनी जो है वो बेहतर सप्लाई लाइन बनाना चाह रहा है, अपना आपको फोर्टिफाई करना चाह रहा है वहां पे जी चाइना के मुकाबले में, वो एक अपनी जगह। जी जी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है सी पैक BRI जो मंसूबा है चाइना का। वो उस तरफ नेपाल साइड पे भी है अगर, और हमारी साइड पे, वो उसको क्लीन करना चाहता है। जी वो जी नहीं चाहता कि इंडिया लेटर ऑन गंद डाले इसमें। और जब जी चाइना की फुल ऑन वहां से चीजें गुजर रही हो, इंपोर्ट जी एक्सपोर्ट हो रही हो, बीच में इंडिया कोई कंफ्लिक्ट खड़ा कर दे और बीच में मुसीबत आ जाए, चाइना जी उसको सिक्योर करना चाहता है बिफोर फुल थ्रॉटल हमारा सी पैक चलना शुरू होगा। ये जी मेरी जी राय है, जिसकी वजह से चाइना वहां पे स्टैंड ले रहा है, ये एक बड़ी वजह है। बहुत और बड़ी ये वजह। मैंने मामला आपको तब तक नहीं संभलेगा जब तक चाइना अपने मफादात हासिल नहीं कर लेगा। जी चाइना जी हैज गॉट टू, टू मच मनी इन्वॉल्व, एंड जो उसकी एक स्टेक है दुनिया में, कि वो जी अमेरिका को ओवरटेक करना चाहता है जी माशी ताकत के तौर पर। जी जाहिर, मिलिटरली तो आप जब तक लड़ते नहीं है किसी मुल्क से बात नहीं बनती, तो जी उसके लिए उसके जो एम्बिशंस हैं वो पीछे नहीं हटेगा, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आपको मैंने एक वीडियो इनबॉक्स की थी, कुछ 1.25 मिनट की थी, जिसमें वो अमेरिकन RT TV है मेरा ख्याल है, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अब वो करंट वीडियो है, वो पुरानी नहीं है, कि पाकिस्तान के हमें 4 टुकड़े करने हैं, हम डायरेक्ट अटैक इसलिए नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के पास न्यूक्स हैं, उससे तबाही ज़्यादा हो सकती है। तो वो उसने लद्दाख का भी जिक्र किया, उसने चाइना का भी जिक्र किया। वो देखी आपने वीडियो? आई थिंक मैंने ये वीडियो शायद देखी है, पहले देखी हुई है, अगर ये वही जी वीडियो है तो। हाँ। हाँ, आई थिंक ये वीडियो मैंने देखी हुई है। तो अच्छा। इसमें आपको पता ही है कि उसके बाद जब से ये वीडियो आई है, उसके बाद से बलूचिस्तान का मामला, फिर PTM का मामला, लोग इसको जोड़ते हैं कि आप देख लें कि ये बंदा कितना खुल के बता रहा है, और फिर PTM का यहाँ पे वजूद आना, पश्तूनिस्तान की बात करना, फिर जी बलूचिस्तान में BLA वगैरह और इस तरह की तंजीमें जो है वो बलूचिस्तान की अलहदगी की बातें जी करती हैं। तो जी ये उसी का एक हिस्सा है, और उसमें आपको पता है कि ये उसी की कंटिन्यूएशन है। जी अमेरिका के ये सारे इस खित्ते के लिए जो प्लान है वो चाइना भांप चुका है असल में। जी अब जी जी बलूचिस्तान में अगर अनरेस्ट होता है, जी पहले इतना फर्क नहीं पड़ता था, अब अगर बलूचिस्तान में अनरेस्ट होता है, जी डायरेक्टली चाइना को फर्क पड़ता है उसके प्लान पे, जो वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाहता है। हमने जो गेम खेली है सियासी तौर पे, जी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमने बड़े बड़े कर्जे उठा लिए हैं चाइना से, बज़ाहिर जी ऐसा लगता है। जी जी ठीक है, लेकिन ये वो चीज है, ये वो सिक्योरिटी है जिसमें चाइना इन्वॉल्व है अब हमारे साथ। अब हमारे साथ चाइना का जो स्टेक है वो इक्वल हो गया है बलूचिस्तान में। हमारा तो दायरा वो हम एक मुल्क है, हम तो उसको जी इलादा नहीं कह रहे, लेकिन चाइना का स्टेक हो गया है उसमें अब बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल सही आपको बात। ये एक प्रोटेक्शन मिल गया है एक्स्ट्रा। एक होता, जी देखें, एक और एक 11 इसीलिए होता है कि जी हम एक हैं, हम इंडिया के लिए काफी हैं। आज तक उनकी कोई चीज कामयाब नहीं हुई ना। वो आपको पता है कराची में कितने फसाद किए, बिल आखिर उन पे काबू पाया गया। जी जी बलूचिस्तान में कितने फसाद हुए, बिल आखिर बहुत कम रह गए हैं। जी पाटा का सारा इलाका क्लियर हुआ और अब माशाल्लाह मर्ज हो गया, हमने तारीख साथ कामयाबी हासिल की। तो हम जी अकेले ही काफी हैं। लेकिन जब एक और एक 11 हो जाता है, तो उसके बाद इंडिया हो जाए, अमेरिका हो जाए, इसराइल हो जाए, सारे मिल के भी आ जाएं,
तो वो लाख बार सोचेंगे पाकिस्तान पे दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई करने से पहले। तो ये जी सारा जो है चाइना जो है वो देख रहा है क्योंकि खित्ते को, और वो अपने स्टेक को बढ़ा रहा है हर तरफ, और अपने जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो नेचुरली हमारे मफादात के साथ अलाइन कर रहे हैं इस टाइम। जी मेरे जी। ख्याल में ये वजह है। अच्छा, अब इस वक्त वो अगेन वही चीज़ चल रही है, सिलसिला फाइज ईसा साहब वाला जो केस चल रहा है, जी अब जी वो मेरे ख्याल है मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। जी जी आज अभी थोड़ी देर पहले आपने भी देखी होगी, शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जी जी और शहजाद अकबर बज़ाहिर बड़ी दलेरी से वो एक केस के पीछे पड़ गए, जी क्योंकि जी खान बिल्कुल। ने उनको मैंडेट दिया हुआ है, और जी खान जी को मैंडेट पब्लिक ने इसी चीज़ का दिया हुआ है, बिल्कुल एहतसाब बिल्कुल का। बिल्कुल। तो अब एसेट रिकवरी यूनिट जो है, जी जी इसकी कानूनी हैसियत पे सुप्रीम कोर्ट जो फुल बेंच है उसने सवाल उठाए हैं। जी आप जी। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों देखिए, असल असल चीज ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस की जो वहां पे जाते हैं कोर्ट पे, सिद्दीक जान ने भी की हैं। उनके साथ में? आपको पता है कि अदील वड़ाइच हैं, लोग अदील हैं जो। वराइश साहब वो भी जाते हैं, उन्होंने भी की हैं, और भी कुछ लोग हैं जो जाते हैं, जी उन्होंने की हैं वीडियोस। सबका यही कहना है कि जजेस बड़े रेलेवेंट सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये केस लड़ भी बड़ा अच्छा रहे हैं फरूक नसीम साहब। जी यहाँ पे जो मामला जो मुझे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये यहीं पे खत्म नहीं होगा, बल्कि शहजाद अकबर के खिलाफ अगर ये फैसला आ जाता है, और 10 रुकनी बेंच ये कह देता है, जो कि सबसे बड़ा, आपको पता है, ये सबसे हाईएस्ट फोरम है बिफोर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। जी सो एक लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, फुल बेंच लगा हुआ है, बैठा हुआ फुल है। बेंच। जी हाँ। तो वो फुल बेंच ये कह देता है कि ये तकर्री गैर कानूनी है, तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। बिल्कुल। जितनी बैरिस्टर शहजाद अकबर ने प्राइम मिनिस्टर से चीजें अप्रूव कराई हैं वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगी। जितना अब तक यस जी एहतसाब, चीनी कमीशन, आटा कमीशन, सारा ये सब रोल बैक हो जाएगा। जी तो जी अगर ये फैसला, मैं आपको पता है कि क्योंकि मैं जाता नहीं हूं सुप्रीम कोर्ट, तो मैं उसकी कानूनी चीजों पे, पहलुओं पे बात नहीं कर रहा, मैं आपको इसके रिपरकशंस पे बात कर सकता हूं जी कि इतने खतरनाक होंगे पाकिस्तान के लिए कि अभी आप अगर देख लें सोशल मीडिया पे, तो लोग ये कह रहे हैं ये क्या हुकूमत ने किया है, नैब को भेज दिया, मामला समझो खत्म हो गया है। मैं यहां से लोगों को बताना चाहता हूं कि इमरान खान कोई तलवार हाथ में लेके अर्तुगरुल बन के सबकी गर्दनें नहीं काट सकते। यही तरीका है, नैब को भेजेंगे, एफआईए को भेजेंगे, एससीसीपी को, सीसीपी को, स्टेट बैंक को, जी एफबीआर को, इन्हीं साझेदारों को भेजेंगे ना। जी सबको भेज दिया, सुबह एंटी करप्शन को भी डाल दिया बीच में। जी जी लेकिन अगर ये मामलात होते हैं और बैरिस्टर शहजाद अकबर ही जो है वो गैर कानूनी करार दे दिए जाते हैं, तो इन जी सब चीजों पे फर्क पड़ेगा। ये सब जी इंक्वायरीज चैलेंज होंगी बाद में अदालतों में, और ये सब जी चीजों पे फिर इतने लंबे फैसला जो भी हो, इतने हाँ, लटक जाएंगे केसेस। और ये जो 70-70 करोड़ वाले वकील हैं, ये जी अगर केस जीतना नहीं जानते ना, ये केस को लटकाना जानते हैं। लटकाना है। रिपरकशन ये होंगे कि ये सारा एहतसाब लटक जाएगा, और इमरान खान का टर्म पूरी हो जाएगी, और माफिया इमरान खान से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगी। क्योंकि अवाम जो मर्जी हो जाए, अवाम खान इमरान खान को माफ नहीं करेंगे अगर किसी का भी एहतसाब ना हुआ तो। अवाम बिल्कुल। चाहती है कि डेफिनेटली कुछ माफिया का तो कम से कम एहतसाब हो जाए। चलें, बड़े बड़े तो बड़ों बड़ों के लाडले हैं, हाँ, वो बाहर आज बैठे हुए हैं, लेकिन जो नहीं है लाडले, कम से कम उनका तो एहतसाब हो जाए। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें, तो जी मुझे लगता है कि अदालत को भी अपनी जो है वो बेहतरीन समझ इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे जो जस्टिस हजरात हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि किसी एक चीज के क्या रिpercussions हो सकते हैं। तो इस पे बहस करने के बजाय सीधा फायद ईसा साहब से कह दें जी कि आप रसीदें दे दें। अगर आप रसीदें दे देंगे और साबित हो जाएगा कि आपकी जायदाद जायज है, उसके हाँ, बाद आप डिफेमेशन का केस कर दें फरूक नसीम पे और शहजाद अकबर पे, सही कि जी बात है। आपने, जबकि मैं ईमानदार था, जबकि हाँ, ये मेरी रसीदें हैं, मैंने पेश कर दी हैं, आपने मुझ जी पे इल्जाम लगाया, मेरा मीडिया ट्रायल करवाया, मेरा कोर्ट में ट्रायल करवाया, अब मुझे इतने अरब का पर जाना दे दें। ये हाँ, बात हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बजाय इसके कि एक ऐसी पोजीशन शहजाद अकबर के पास है जो इस टाइम पूरे मुल्क में एहतसाब को सिंगल हैंडेडली बंदा चला रहा है, उसको ही सही बात। आप अगर करा देंगे तो फिर एहतसाब तो गया समझे खुदकुशी कर लेगा एहतसाब। हमारी ये डर आपकी मुझे। एक बात हुई थी अभी पिछले शो में। जी जी आपने कहा था फरोग नसीम ना एमक्यूएम के कोटे पे है, ना बिल्कुल पीटीआई के कोटे पे बिल्कुल है, वो बिल्कुल। किसी और के कोटे पे है। तो शहजाद अकबर भी किसी और के कोटे पे हैं। मैं ये एक बात है। दूसरी बात, अगर फरोग नसीम केस हारता है, जी जी इसका मतलब है जिसके कोटे पे है वो हारा ना। बहुत सीरियस बिल्कुल बात हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आप ये सही बात कर रहे हैं। फरूक नसीम केस जो लड़ रहे हैं, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये केस आया है, मेरी एक बात याद रखें, इमरान खान अदलिया से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं।
ये 100% बात है कि इमरान खान की कोई सोच नहीं है। कुछ लोगों ने ये तासुर लेने की कोशिश की थी इमरान खान, जब ये जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला हुआ था, कि इमरान खान ने इवन सोच लिया था कि अगर अदलिया ये कह देती है जी कि नहीं एक्सटेंशन आप दे सकते, तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं किसी और को बना दूंगा आर्मी चीफ। अच्छा अच्छा। ये कुछ लोगों ने कहा, मैं जी डायरेक्ट नहीं कंफर्म कर सका, जी लेकिन जी और इस जी पे हारून रशीद साहब ने भी बाद में बात की। जी 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 उस टाइम भी मैंने सुनी किसी सोर्स से, और बाद में हारून रशीद साहब ने भी ये बात की दोबारा अपने प्रोग्राम में कि इमरान जी। खान से ताल्लुकात इदारों के थोड़े खराब इसलिए हुए कि वो हाँ, शशोपंज का शिकार हो गए थे कि अगर नहीं अदालत मानती तो मैं हाँ, किसी और को जो है बना दूंगा, और शायद उन्होंने कुछ नाम जो है वो सोचे भी थे अपने जहन में। जी जी जी। कहने का मतलब ये कि इमरान खान तो अदलिया से लड़ाई चाहते ही नहीं है, तो फिर ये फायद ईसा का केस का लॉजिक क्या है, आप मुझे बताएं। अगर वो लड़ाई नहीं चाहते, जाहिर है ये वहीं से आया है केस, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं फरूक नसीम साहब। जी केस क्यों आया है, इसकी आपको फिर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि फायद ईसा साहब ने जो बलूचिस्तान में 150 वकला जो है वो उन पर धमाका हुआ था, अगर आपको याद होगा, जी उस जी जी केस जी में जी डायरेक्टली एजेंसीज को मुरुद इल्जाम ठहरा दिया था। जी फिर जी। जब धरने आए, नंबर 1 धरना, नंबर 2 3 जितने भी थे, इस सब में डायरेक्ट उन्होंने एजेंसीज को मरूद इल्जाम ठहरा फैसलाबाद दिया धरने था। को खास तौर से। जी 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 बिल्कुल। तो इसकी वजह से इदारे मेरे ख्याल में ये समझते हैं, जिनके वकील हैं फरूक नसीम साहब, जी कि अगर ये बन जाते हैं चीफ जस्टिस तो शायद रियासती अमूर में ये ज्यादा मतलब टांग मुदाखलत अड़ाना है। कह लें या मुदाखलत कह लें या अपनी हदूद से तजावुज कह लें, कुछ भी कह लें, इदारे अगर हदूद में रह के काम करें तो ठीक है। वो तजावुज की वजह से जो हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे कॉवर्ट एंड ओवर्ट ऑपरेशन करने पड़ते हैं जो आप नहीं सबको बता सकते, जी जी। उसमें सही अगर बात। मुदाखलत होना शुरू हो गई और हमारी तलबियां होना शुरू हो गई तो बड़े मामलात खराब होंगे। तो मे भी इनको जो है वो हटा देना ही बेहतर है, और इसके लिए फिर ये एक रेफरेंस ढूंढ ढांड के जो है वो लाया गया। तो हाँ। देखते हैं अब आगे ये ऊंट किस करवट बैठता है। आपका जो एक मैसेज था जी जी कि खान के इर्द गिर्द ब्रूटस हैं जी जी चंद एक, वो जी खान जी। तक पहुंच गया है। अच्छा, अच्छा, जाहिर बात खान से मेरा कोई डायरेक्ट तो रब्ता है नहीं, उनकी जी जी मसरूफियात ये चीज़, उनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं जिनसे उनकी बातचीत या मुलाकात होती है, उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ कहा कि आप किसको ब्रूटस समझ रहे हैं, मतलब मुझसे पूछा, पैगाम तो अच्छा आपका पहुंचाया था। जी जी। मैंने बिलावजह नादानिदगी में मैंने ये शहजाद अकबर का नाम ले दिया। उन्होंने कहा भाई इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये ब्रूटस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इनका शहजाद अकबर, नहीं, मैं आपने नहीं कहा आपको, था, मैं अपनी बात कर रहा जी हूँ। जी जी मैंने जी उससे जी। कह दिया। मुझे बाद में अफसोस भी हुआ, मैंने कही कहेंगे कितने नॉन इन्फॉर्म्ड आदमी है। चलें, वो तो कोई नहीं, गलती हो जाती है। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि मैं इंसानों को ना मैं समझता हूं कि मैं रीड कर सकता हूं इंसानों को। हाँ जितना मैं बैरिस्टर शहजाद अकबर को रीड किया है ना, वो एहतसाब का जो उन्हें टास्क दिया गया है, हाँ वो एक्चुअली उस पे काम सही कर रहे हैं। और वो एक बंदा जब बात कर रहा होता है ना, हाँ जैसे कुछ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं, तो मैं उनके बोलने के अंदाज से समझ जाता हूं कि ये क्या लिटरली सच बोल रहे हैं या बोलते हुए जुबान इनका साथ नहीं दे रही, मैं ये जज कर लेता हूं। और मुझे उनकी वीडियो देख के पता चल जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। सही बात है इसी वो। तरह जब बैरिस्टर शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, पता चल जाता है कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सही बात। सियासतदान नहीं है बैरिस्टर शहजाद अकबर, तो सही बात। सियासतदानों से तो उनका मुकाबला नहीं हो सकता कि जिस तरह मरियम औरंगजेब आके इल्जाम लगाएंगी या खकान अब्बासी। लेकिन जो वो कानूनी नकात आके हमें बताते हैं कि यार ये मामलात हैं, वो 100% आपको पता चलता है कि ये बंदा यार दिल से बात कर रहा है, मेहनत करके आया हुआ है, अपना जो होमवर्क है वो करके आया हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि उनके बारे में जो बातें की जाती रही हैं, पहले आपको पता है हमारे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, जी। बड़े एंकर हैं, हाँ वो भी उनके बारे में अक्सर बात किया करते थे, उन्हें शायद कोई जेम्स बॉन्ड के पता नहीं क्या कहा करते थे। हाँ उस टाइम भी मेरी यही राय थी कि वो शायद जो बात कर रहे हैं, मेरा उस टाइम भी यही था, जब ये खामोश भी हो गए थे, लंदन चले गए थे काफी टाइम, से शहजाद अकबर बिल्कुल पता ही नहीं था किधर गए हैं, कि वो हाँ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूरी ये है कि हमारे किसी मुल्क के साथ कोई ऐसे मायदे नहीं है कि हम लूटी दौलत वापस ला सकें, या हम कोई क्लेम कर सकेंगे फला बंदे को एक्स्ट्राडाइट करके ले आओ, हम नहीं कर सकते। तो हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जो जो उन्हें टास्क दिया गया है वो कोशिश पूरी कर रहे हैं उस मामले में। जी जी जी। अच्छा, एक वक़ार एक हमारी कारी हैं जो मतलब आपको भी सुनती हैं, मुझे भी सुनती हैं, आपकी डायरेक्ट वीडियो भी सुनती हैं, उनके अक्सर सवालात आते हैं। जी जी कनीज सैयद नाम है उनका, यूएसए में होती हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश है, वो कहती हैं कि मंसूर भाई आप और वक़ार यूएसए में रहती हैं, वो कहती हैं मिल के ये मुहिम चलाएं कि कुरान फहमी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर
अरबी ज़बान को लाजमी करार दे दिया जाए, इसको कोर्स का हिस्सा बना के लाजमी करार दें। तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? फाइट तो बिल्कुल सबकी सही, है, मेरी भी है। और बिल्कुल उनका कहना यह था कि वक़ार की ज़बान में तासीर बहुत है, वक़ार से कहें कि वो अपने प्रोग्राम में गाए बगाए ये चीज़ करते रहें। और मुझसे भी उन्होंने कहा आप भी इसको रिपीट किया करें अब आप, ताकि अगर कुरान फ़हमी है, हमारा अल्लाह का शुक्र है, लीडर ईमानदार है, वो चाहता है लोग दीन सीखें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना पर अमल करें, तो अरबी को लाज़मी करें। देखिए मेरी रेगुलर वीडियोस जो लोग देखते हैं उन्हें पता होगा कि एटलीस्ट 2 से 3 बार मैं ये बात कर चुका हूं कि हमारे जो अरबी है ज़ुबान और कुरान की तालीम जो है ये लाजमी करार दे दी जाए, और स्कूल में ये लाजमी हो कि मैट्रिक तक जो है ना बच्चा पूरा कुरान जो है वो तर्जमा उसका तफसीर जो है वो उसके पेपर हर क्लास में करते 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 वो दे चुका हो, जी, ताकि जी। हम एक ऐसी जनरेशन तैयार करें जिसको पता हो कि उसका दीन क्या है, और अरबी को उसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हैसियत हासिल है। मेरे हाँ, तो अपने वालिद साहब जो हैं वो उसमें अरबी में बड़े इन्वॉल्व थे कि उन्होंने अरबी में बल्कि स्पेशली मास्टर्स किया। पहले अच्छा उन्होंने किया माशाअल्लाह, अरबी में, माशाअल्लाह। उन्होंने पहले उस टाइम आई थिंक 70s या 80s में नमल उस टाइम कॉलेज हुआ करता था, अब तो यूनिवर्सिटी बन गई है। अच्छा वहां से माशाअल्लाह। 2 साल का पहले डिप्लोमा किया अरबी का, फिर उन्हें शौक हो गया अरबी का। उन्होंने कहा अच्छा, यार अब मैं अरबी में मास्टर्स करता हूँ, तो उन्होंने लेटर ऑन लाइफ में अरबी में मास्टर्स तक किया था। फिर वो कुरान का जो है वो तर्जमा अपने हाथ से लिख रहे थे, और वो लिखते माशाअल्लाह। लिखते जो है उनकी जिंदगी ने मौका नहीं दिया, वफात हो गई, लेकिन वो अपने हाथ से कुरान जो है वो तर्जुमा जो है वो लिख बहुत रहे थे अपना, क्यों अरबी के नॉलेज की वजह से। तो बहुत वो बहुत वो बढ़िया। बल्कि एक ऐसे इदारे में काम कर रहे थे, मैं अब नाम नहीं ले सकता। तो वो हम्म। अक्सर डेलीगेशन आते थे फॉरेन, तो उनके लिए ना अरब ममालिक से, तो वो कई दफा बैठ जाते थे इंटरप्रेटर के तौर पे। इंटरप्रेटर के तौर पे साथ, तो उन्हें अरबी का बड़ा शौक था इस तरह का। तो मुझे इस हवाले से शौक बड़ा है कि अरबी जो है वो पाकिस्तान में स्कूलों कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो है एज अ लैंग्वेज ऐसे पढ़ाई जाए जैसे लाजमी है ये हमारे लिए, जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं, हर सही। हर चीज में उर्दू का एक सब्जेक्ट है, वैसे ही अरबी की भी अहमियत है हमारी जिंदगी में, और ये होनी चाहिए। मैं इसको सही। पूरी तरह एंडोर्स करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अब इस सलाम सलाम करने के बाद आपसे एक ऑफ द रिकॉर्ड बात करूंगा, रिकॉर्डिंग बंद करके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम।